क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर में हमारा जो है 23 नवंबर का आज का करंट अफेयर है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सिर्फ ये एक नंबर है 9650347272। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, कॉल से पहले व्हाट्सएप करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे जो टॉपिक्स आज प्रीलिम्स और मेंस यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के लिए जो है लाभदायक हो सकते हैं, वो ये वाले हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड आए हैं अर्बन, ठीक। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन इससे आता है लगभग लगभग। अर्बनाइजेशन एक अलग से वो भी है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है आपका अर्बन, शहरी से संबंधित क्या आया है, कौन आया है पहला, कौन बाद में आया, देखेंगे। रानी गेंडिल्यू जो है आपकी हैं, ये ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं आपकी। मणिपुर से इनके नाम पे म्यूजियम बनाया जा रहा है। सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक, नैनो टेक्नोलॉजी आपको मालूम है उसका सेंटर। और दूसरा सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या हुआ, जैसे योगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे अभी। तो इन दोनों सेंटर को बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, आपका गुवाहाटी के आईआईटी बनाया गया। आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम, इससे संबंधित क्या न्यूज़ आई है देखेंगे। लिथुआनिया और चाइना के रिलेशन जो है वो काफ़ी कड़वे हो गए हैं। क्यों हुए हैं ये देखेंगे, क्या है कड़वाहट का राज। और रिलायंस और सऊदी अरामको डील जो होने वाली थी, ये सऊदी की अरामको एक कंपनी है जो मतलब वहाँ की नेशनल ऑयल कंपनी, जैसे इंडिया में ओएनजीसी है ना, वैसे ही, ठीक। हालांकि यहाँ पे रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच में डील होने वाली थी, जो कि मना हो गई है, ठीक। और आपका डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और आईजीपी, इनकी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन अभी हुआ, 56वां सम्मेलन हुआ, ठीक। कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने पूछे हैं, उसके भी आंसर आपको करने होंगे। आपको अपने टीकाकरण की स्थिति जानने के लिए अब जो कोविन वाला जो है ना प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके उन्होंने एनेबल कर दिया है, अपना जाके टीकाकरण का स्टेटस देख सकते हैं, ठीक। विश्व मातृत्व दिवस जो है किस दिन होता है, कमेंट करके बताइए, मैं तो बताऊंगा ये भी। और यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि भैया अर्बन पुअर जो है, जो शहरी गरीब है, उसकी जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत ही कम है, ठीक। अगर कंपेयर करोगे जो शहर के अमीर हैं उनसे, ठीक, तुलनात्मक अगर देखा जाए, करस्पॉन्डिंग टू द रिचेस ऑफ द अर्बन एरियाज, अर्बन पुअर हैज लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक। हमारा चलिए चालू कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो जैसे ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं, हम लोग पहला जो हमारा टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड से संबंधित है, ठीक, शहरी अर्बन से संबंधित है। जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज अर्बनाइजेशन से संबंधित है। अल्लाह देखो इसमें क्या है कि इस तरीके से ये डेटा दे रखा है, लेकिन कई लोग कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाए, तो उसी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जैसे ये डेटा है, किसको इसका अवार्ड मिला, तो मैंने सीधे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ठीक। इसको अगर ऐसे कर लूँ थोड़ा और साफ लगेगा। स्टेट, राज्य में जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं आपकी, शहरी स्थानीय निकाय जो है, जहाँ पर जिन स्टेट में 100 से ज़्यादा है, उन स्टेट में छत्तीसगढ़ प्रथम है, तीसरी बार इसको लगातार मिल रहा है। फिर महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, ठीक। और जहाँ पर जिन स्टेट में जो है 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पे झारखंड प्रथम है, फिर हरियाणा है, फिर गोवा है। ये तरीका ज़्यादा बढ़िया है कि इस तरीके से लिखा हुआ, बताइए, ठीक। आपको एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना, तो ये ज़्यादा काम आएगा कि इस तरीके से काम आएगा, ठीक है ना। मेरा खुद मन करता है कि जैसे ये पूरी न्यूज़ है तो इसको द हिंदू से पढ़ के, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के मैं बनाता हूँ, तो उसकी जगह मैं ऐसे नोट्स बना के भी दूँ तो क्या चलेगा क्या, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों ही सही है कि इस तरीके से कर दूँ और उसका वीडियो बना के आपको समझा दूँ अच्छे से, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि 10 लाख से ज़्यादा के पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में जो सिटी अभी जो सर्वेक्षण अभी हो रहा है, 5वीं बार लगातार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन एरियाज में 5वीं बार लगातार इंदौर फर्स्ट आया है। इंदौर को 5 स्टार सिटी भी घोषित किया गया है, इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी भी घोषित किया गया है, ठीक। जो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं उसको आप नोट कर लेना, इसीलिए वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ, ठीक, क्योंकि पीडीएफ तो बट जाएगी इधर उधर। तो ये वाली चीज़ें, कुछ करेक्शन भी होते हैं वो यहाँ पे वीडियो में आपको मैं करा देता हूँ, और जो है पीडीएफ में वो करेक्शन आपको वैसे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे तो जो करेक्शन हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये सर्वेक्षण अवार्ड जो दे रहा है, ये कौन दे रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, अर्बन जो है आपका अर्बन अफेयर और हाउसिंग की मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक। आपका ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है 2021 का, ये प्रेसिडेंट जी ने दिए, छत्तीसगढ़ को दिया गया, जहाँ पे मैंने आपको बताया 100 से
जो है ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक। और जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वाराणसी, उसको गंगा सिटी, क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड दिया गया है, ठीक। गंगा रिवर जा रही है, उस पर कई सारी सिटीज़ हैं, उन सिटी में सबसे स्वच्छ सिटी कौन सी है? वाराणसी। फिर है मुंगेर और फिर है पटना, ये ध्यान रखना। और इंदौर के बाद जो है 10 लाख वाली कैटेगरी में फिर आता है सूरत, फिर आता है विजयवाड़ा, ये थर्ड नंबर पे है विजयवाड़ा, ठीक। आपका 4320 सिटीज़ में इसको सर्वे किया गया, 28 दिनों में 4.2 करोड़ पीपल लोगों से यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। ये मैंने आप लोग बता दिया है। 100 से ज़्यादा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, और 100 से कम जहाँ अर्बन शहरी स्थानीय निकाय हैं वहाँ पर आपका स्टेट्स झारखंड है, फिर हरियाणा है, फिर गोवा है, ठीक। अगर आप क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट में देखोगे, कैंटोनमेंट होते हैं ना कई जगह, तो अहमदाबाद फर्स्ट है, फिर मेरठ है, फिर दिल्ली है, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़िया है ना ये ऐसे याद करने में। और अमंग सिटीज़ विद पॉपुलेशन जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा, देखिए यहाँ पीडीएफ में 1 लिखा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ 10 लाख से ज़्यादा है, तो ये इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली, अंबिकापुर, तिरुपति, पुणे, नोएडा, उज्जैन, ठीक। तो ये वाली चीज़ है। 9th नंबर पे नोएडा आ रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे यूपी पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको यूपी वाली जो सिटीज़ हैं उनको ध्यान देना चाहिए। एमपी पीसीएस की कर रहे हो तो भाई एमपी वाले देखो, ठीक। तो ये तो स्टेट वाइज, अगर यूपीएससी कर रहे हो तब तो सभी कुछ पढ़ना है, लेकिन अगर स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा थोड़ा स्पेसिफिक होके। ऐसी सिटी जहां पर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, वहां पर महाराष्ट्र का विटा और उसके बाद लोनावाला और ससवत, ये जो है तीनों स्वच्छता उसमें आए हैं, ठीक है। अ सिटी विच इज हैविंग अ लेस देन लाख पॉपुलेशन, उसमें महाराष्ट्र के ही विटा, लोनावाला और संसद 1 2 3 रहे हैं। ऐसी कैटेगरी ऑफ सिटीज जिसमें 1 से 3 लाख तक की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी फर्स्ट आया है, क्लीनेस्ट आया है, ठीक। नोएडा को मीडियम साइज सिटी में 3 से 10 लाख की वाली कैटेगरी में क्लीनेस्ट देखा गया। और वैसे अगर देखा जाए तो किस नंबर पे था? 9th नंबर पे, ठीक। बिग सिटीज में देखा जाए तो 10 से 40 लाख तक की जो बिग सिटीज वाली कैटेगरी है, तो उसमें नवी मुंबई सबसे ऊपर है। अच्छा, प्लेटिनम नाम से कुछ सिटीज, दिव्य, ठीक, दिव्या या फिर दिव्य जो है, ये प्लेटिनम इसको बोलते हैं। तो इस कैटेगरी में कौन कौन आए हैं? इंदौर, सूरत, आपका ये देखिए मैं खुद नहीं पढ़ पाता अपने नोट्स कभी कभी, नवी मुंबई, फिर एमडीएमसी और तिरुपति, ठीक। ऐसे 1 2 3 4 5 करके है यहाँ पे। इंदौर प्लेटिनम सिटीज कौन कौन सी हैं? अगर वहां से पूछेगा बताइए इनमें से कौन सी प्लेटिनम सिटीज नहीं है, तो आपने अगर ये 5 नहीं पढ़ी तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है, एनडीएमसी है, एनडीएमसी के न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और तिरुपति, ठीक। तिरुपति का लड्डू जो है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मिला हुआ है खिताब, ठीक। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए, वस्तुओं के लिए ही मिलता है, सर्विसेज के लिए नहीं मिलता है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। देखिए जो फ्रीडम फाइटर ट्राइबल्स कम्युनिटी से एक थी रानी गैंडलियू, ठीक। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के टाइम पे और आखिरी वक्त पे जब ये मतलब ये आपके जो है मणिपुर से थी और वहाँ पे ब्रिटिशर्स से भिड़ गई थी ये, ठीक। और इनको फिर जेल में डाल दिया गया। तो और जब आज़ाद हो गए थे हम, उसके बाद इनको जो है रिहाई मिली थी। समझ में आई बात? मतलब ऐसे लोग भी हैं यार कि आज़ादी के लिए उन्होंने कितना काम किया है। और फिर जब आज़ाद हो गए उसके बाद नेहरू जी के कहने पर इनको जो है जेल से बाहर निकलवाया गया, ठीक। जेल में बेचारे रह गई, फ्रीडम फाइटर थी और फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट की, और जब देश आज़ाद हुआ तब ये जेल में थी, बताओ। तो ये तो होती चीज़। खैर इसीलिए उनके लोग का नाम है, इंसान चला जाता है नाम रह जाता है, नाम हमेशा अवर रहता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे रानी गैंडलियू जो है इनके नाम पर संग्रहालय बनाया जा रहा है मणिपुर में। कहाँ पर? तमेंगलोंग में एक विलेज है, लुआंग काओ विलेज, यहाँ पर आपको करना। मणिपुर से संबंधित मैंने आप लोगों से कहा था कि मैपिंग करिएगा, करा किसी ने? ठीक। और करा तो कोई डाउट नहीं आया क्या? बहुत तेज हो यार आप लोग, ठीक। तो ऐसा कुछ अगर नहीं किया तो भी बताइए, किया है तो भी बताइए, ठीक। 15 करोड़ रुपए दिया जाएगा। लुआंगकाओ विलेज है तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बर्थ प्लेस है रानी गैंडलियू जी की, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जाएगा। ये इनकी तस्वीर है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, उसमें 15 नवंबर का कौन सा दिन बनाया गया था बताइए? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को ही हमने अपने चैनल की शुरुआत भी करी थी, और आप लोग बताते बहुत खुशी हो रही है। कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ,
100 से ज़्यादा हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 3-4 दिन में ही हो गए थे, विदाउट एनी पैसा दिए हुए मार्केटिंग के। ठीक, बस अपने भाई बहन सब लोग हैं सब, और जो है सब लोग एक दूसरे सपोर्ट कर रहे हैं। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो है डिस्कशन करते हुए सिलेक्शन लेके रहना है, ये इंश्योर करिए। ठीक, तो जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को होता है। बिरसा मुंडा जी के जो उन्होंने काम किया था उसके वजह से ये जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है 15 नवंबर को। ठीक, तो ये संग्रहालय है। अच्छा, आज आप लोग का जो होमवर्क है वो क्या है? ट्राइबल रिवॉर्ड्स, जो भी ट्राइबल रिवॉर्ड्स हुए स्पेक्ट्रम वाली बुक उठाओ, वहाँ से पढ़ो, एनसीईआरटीज पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। करोगे ना होमवर्क की नहीं करोगे? ये ऐसे से करते रहो, इंटरलिंकिंग करके जो मैं पढ़ाता हूँ तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और रिवीजन का टाइम अलग रहेगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और 3 में मिक्स एक यहाँ पे टॉपिक है, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक, सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये 2 सेंटर जो हैं आपके आईआईटी गुवाहाटी में खोले जाने हैं, और इसको एजुकेशन मिनिस्टर जी ने अभी इसको इनॉग्रेट कर दिया है। ठीक, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी जो होगा वो क्या करेगा? देखिए 10⁻⁻⁹ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ बताइए? ठीक, तो ये इतना छोटा होता है, नेकेड आई से तो आप देख ही नहीं सकते, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी मतलब इतने छोटे पर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो काफ़ी अलग सी हो जाती है, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसका उपयोग भी है नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए। स्मॉल साइज इज़ बेटर वाली बात है। तो उसके उपयोग के लिए अगर हमें कुछ सेंटर एक बनाया जा रहा है जहाँ पे हम लोग सब देखेंगे फ्यूचर में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको कैसे हमें निपटना है, साथ ही साथ जो है कई सारे एकेडमिक मतलब इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करके इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक, जो की आउटकम्स होंगे इसमें वो ये हैं कि आपका हेल्थ केयर से संबंधित, एनर्जी संबंधित, एलईडी प्रोटोटाइप, लाइट और रोशनी, इन सबसे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्ड मैन पावर, ये सबको बढ़ावा दिया जाएगा नैनो फैब्रिकेशन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक, नैनो मतलब उसमें बहुत छोटे साइज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में के क्षेत्र में, और फैब्रिकेशन मतलब ये होता है जो चिप होती है ना, मोबाइल में चिप लगती है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो छोटा होता जा रहा है, तो वो नैनो लेवल पे आ सके उसके लिए ये सेंटर हमें हेल्प करने वाला है। इसी के साथ से जो दूसरा सेंटर खुल रहा है वो है आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम भाई साहब क्या क्या आता है? योगा, संस्कृत, इंडियन क्लासिक म्यूजिक। ठीक, कौन कौन सी म्यूजिक होती है? अगर आप नॉर्थ में जाओ तो हिंदुस्तानी म्यूजिक, और साउथ में जाओ तो कौन सी म्यूजिक हुई बताइए? ठीक, बताइए कौन सी म्यूजिक जो साउथ में होती है? कर्नाटिक। ठीक, कर्नाटिक। तो ये इंडियन जो आपके नॉलेज सिस्टम है उसको जो है प्रिजर्व करने के लिए काम करेगा, सस्टेन करने के लिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ियां उन सबको भारत कितना यूनिक है ये चीज़ पता चल सके। ठीक, सेरेमिक ट्रेडिशन जो है हमारा, जो चीनी मिट्टी टाइप की जो होता है बनाते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर, नॉर्थ में कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चर बनता है बताइए? नगरा। साउथ में शिखरा, एन से नगरा, एस से शिखरा, और बीच में जो है वी से विकास और वी से विसारा। ठीक, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया आपका, मंदिर वास्तुकला, और सीरियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, झूम वाली जो हो रही है, जो जिसको हम लोग कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हर्बल प्लांट जो नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, हेल्थ फूड, और मेटल वर्क जो आसाम में होता है, इन सब को जो है प्रिजर्व करने, डॉक्यूमेंट करने, और इस नॉलेज को यूनिक, जो कि इंडिया को यूनिक बनाता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए काम किया जाएगा इन सारे जो है चीज़ों में। ठीक, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से संबंधित। जीएस पेपर 3 में आईएनएस विशाखापट्टनम जो है ये एक तरीका का स्टेल्थ मतलब ये होता है कि राडार से, दुश्मन के राडार से पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक, P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक, एक काम करो, गूगल करो कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, फिर इमेजेस जो है वहीं पे लिखा आ रहा होगा, इमेजेस पे क्लिक कर दोगे तो आपको फोटो दिख जाएगी। एक बार फोटो आपको ने देख ली इसकी, फिर आपको ये जो है एग्जाम के बाद भी याद रहेगा। ठीक, तो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है 15 P-15B। कौन सा? विशाखापट्टनम। एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था कि भैया बताओ इनमें से ये कौन कौन सा, तो उसने डिस्ट्रॉयर दिया था, फ्रिगेट दिया था, ऐसे 4 दिए थे, तो उसमें डिस्ट्रॉयर आंसर था मेरे ख्याल से, तब भी 2014 या 15 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ है, कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। अभी रक्षा मंत्री जो हमारे थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे, मुंबई में। ठीक,
यहाँ पे फॉर्मल इंडक्शन औपचारिक रूप से जो है इसको इंडक्ट कर लिया गया है। और ये पहला है, 4 विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर बनाए जाने उसमें से पहला है, स्वदेशी है, भारत से इंडिजिनियसली डिज़ाइन किया गया है, नेवी का इन हाउस डायरेक्टरेट फॉर नेवल डिज़ाइन है उसके यहाँ डिज़ाइन किया गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई में। लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है भैया, 163 मीटर का है ये, 100 मीटर से ज़्यादा, 163 मीटर, 17 मीटर की चौड़ाई है और 7400 टन का है, काफ़ी भारी भरकम है। और ये पोटेंट वॉरशिप है जो कि भारत में बना है। इसमें 4 पावरफुल गैस टरबाइन लगाए गए हैं, कंबाइंड गैस और गैस कॉन्फ़िगरेशन है। 30 नॉट की स्पीड से ज़्यादा जो है तेज़ी से ये दौड़ मतलब जो है चल लेता है, मतलब आपका तैर लेता है, ठीक समझ गए। तो ये चीज़ें, स्टेल्थ फीचर इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है जो कि इसको राडार, दुश्मन के राडार से बचने में मदद करता है, ठीक। इसका जो है हल मतलब आप अगर देखोगे तो जो जल का जो युद्ध पोत होता है ना, उसको हल बोलते हैं ये, ठीक है ना, ये हल बोला जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि इससे राडार जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वापस लौट जाती है, पता नहीं चलता है। ट्रांसपेरेंट राडार, ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी इसके ऊपर लगाया गया कि मतलब स्टेल्थ फीचर बहुत ज़्यादा है कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाए राडार आपको। और ये भैया इक्विप्ड है, चाहे आप लड़ाई लड़ लो न्यूक्लियर, चाहे बायोलॉजिकल और केमिकल जो वारफेयर की, किसी भी तरीके से पूरी तरीके से परिपक्व है, पूरी तरीके से जो है तैयार है, सुसज्जित है। आप चाहे परमाणु, जैविक या फिर रासायनिक युद्ध कर लो, आ जाओ कौन सी लड़ाई करनी है, पटक के मारेंगे। तो ये वाली बात है। और ये जो है हिस्टोरिक सिटी आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम उसके नाम पे है, जिसको कि सिटी ऑफ डेस्टिनी भी बोला जाता है। 315 पर्सनल जो है इसमें रह सकेंगे, कर्मी जो है कुल पूरक इसको कर रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि लिथुआनिया और चाइना के बीच में रिश्ते हो गए हैं कड़वे। इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 से संबंधित है। देखिए, चाइना को अगर आप ऐसे बनाओ तो यहाँ पे फॉर्मोसा आइलैंड पे ताइवान है। ताइवान जो है वो जो है शासित है, यानी कि सेल्फ गवर्नड है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, वहाँ पे डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्टेड होता है। चाइना का अगर आप वैसे नाम, फॉर्मल नाम अगर आप सुनो कभी तो उसको बोलते हैं पीआरसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक। लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना अगर आप कहीं पढ़ना तो वो जानते हो किसे कहते हैं? वो ताइवान को कहते हैं, समझ में आई बात। और ताइवान ये कहता है कि ऐसा है, हम चाइना का हिस्सा नहीं। चाइना अगर ये बोल रहा है कि भैया ये ताइवान जो है उसका हिस्सा है मेनलैंड का, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक अलग कंट्री हैं, हमारी एक अलग पहचान है। चाइना चाहे जो भी बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ है। अच्छा बताइए, इन दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट जा रही है? स्ट्रेट जल डमरू मध्य या फिर ये कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि ताइवान अपनी अलग एक पहचान चाहता है, बना रहा है। उसी के उसमें क्या है कि बाल्टिक सी में एक कंट्री है, बाल्टिक सी से जुड़ी हुई, लिथुआनिया, ठीक। वहाँ की जो कैपिटल है विल्नियस, वहाँ पे इन्होंने, लिथुआनिया ने इनको अलाउ कर दिया ताइवान को, आओ अपना दूतावास बनाओ, एम्बेसी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब चाइना को लग गई मिर्ची। चाइना का देखो ऐसा है कि आपने जो ये हम आपसे कह रहे हैं और तब भी आपने ऐसा किया, तो हम आपके साथ में जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको डाउनग्रेड करते हैं, ठीक, क्योंकि आपने गलत बात करी है, ये चीज़ है। और वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। चाहे रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना मानता है उसको, मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को अपना मानता है, लेकिन ताइवान कहता है हम अलग हैं, हम इंटरनेशनल सपोर्ट चाहते हैं। और ज़्यादातर यूएस तो काफ़ी सपोर्ट करता है ताइवान का, क्योंकि चाइना के खिलाफ तो उसे रहना ही रहना है। खैर, मैपिंग थोड़ी बहुत आप लोग करोगे नहीं, थोड़ी बहुत मैं यहाँ कराता चलूँगा। लिथुआनिया जो है, देखिए बाल्टिक सी है, गल्फ ऑफ रीगा है, लिथुआनिया ये है आपका कंट्री है। 3 कंट्री वैसे आती हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, जो बाल्टिक कंट्रीज बोली जाती हैं, ठीक। और लिथुआनिया के नॉर्थ में लाटविया है, साउथ में पोलैंड है, रशिया भी यहाँ पे आता है, जिसको कैलिनिंग्रैड ऑब्लास्ट बोला जाता है। और जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे मेंस के लिए, तो आप लोग को याद आएगा ये वाली जगह को क्या बोलते थे? प्रशिया, PRUSSIA। अभी खैर रशिया का ही पार्ट है बाल्टिक सी में, यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाती है। और इसके ईस्ट में बेलारूस है। तो इसकी जो बॉर्डर्स हैं किससे किससे टच हो रही है, ये भी आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन कि बाल्टिक सी से बताइए कौन कौन सी कंट्रीज टच हो रही हैं, ब्लैक सी से, वाइट सी से, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो बाकी लोग भी जो है कॉपी उसको करेंगे ही करेंगे।
और ये लिथुआनिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी कौन है? विल्नियस है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमी से संबंधित, इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित, जीएस पेपर 2 और 3 संबंधित। रिलायंस जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, सऊदी की अरामको जो कि एक नेशनल कंपनी है ऑयल से संबंधित, इन दोनों के बीच में डील होने वाली थी। डील ये थी कि रिलायंस का जो ऑयल से क्रूड ऑयल से जो हो मुंबई आई और उधर जो है रिलायंस अपने उसने रिग्स लगा रखे हैं, ऑयल रिग, वहाँ से वो जो है एक्सट्रैक्ट करता है, निकालता है क्रूड ऑयल, और फिर जो है उससे कई सारे पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे बनाता है। समझना मेरी बात, ठीक। कई सारे पेट्रोकेमिकल बनते हैं जो कि रिलायंस का ज़्यादा मतलब ज़्यादातर, क्योंकि रिलायंस कोई पेट्रोल बनाए कोई जरूरी तो ना, वो तो प्राइवेट कंपनी है, जहाँ से उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो क्रूड ऑयल का जो आप पेट्रोल देखते हो, आपका डीजल देखते हो, वो तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट है मेरे भाई। क्रूड ऑयल से और भी कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक। तो वो प्रोडक्ट बोले जाते हैं पेट्रोकेमिकल। रिलायंस जो है पेट्रोकेमिकल बनाने और उससे पैसा कमाने में ज़्यादा इच्छुक रहता है। तो इस वाले पे एक डील होने वाली थी कि सऊदी के अरामको की डील होने वाली थी कि वहाँ ये डील हो जाती तो रिलायंस की जो ऑयल टू सी यानी कि ऑयल टू केमिकल वाली जो ये वाला बिजनेस है इनका, इसमें सऊदी अरामको को 20% यानी कि 1/5 जो है स्टेक सेल मिल जाते। लेकिन क्या हुआ कि भाई साहब बीच में आ गया कोरोना, ठीक। और रिलायंस ने भी जो है थोड़ा ही कह दिया हम ग्रीन जो है बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी करेंगे। तो इस चक्कर में अभी सऊदी अरामको वाली जो डील थी वो हो गई है कैंसिल, ठीक। तो बस इतनी सी यहाँ पे बात हुई और कुछ भी इससे ज़्यादा नहीं है। बस मैंने आप लोग से ये चाहता हूँ आंसर कि क्रूड ऑयल से कौन कौन से पेट्रोकेमिकल या फिर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट में लिख के देना है। क्यों कैंसिल हुआ, ओटीसी बिजनेस क्या है, सब समझ में आ गया ना। अच्छा, जब कोविड आया था तब क्या हुआ था कि लोगों ने मतलब हवाई जहाज उड़ना बंद हो गए, जो है गाड़ी चलना बंद हो गई, तो तेल की खपत इनमें सब में बंद हो गई ना। तो तेल की खपत नहीं हो रही थी, यानी कि डिमांड कम थी, तो जो तेल के प्राइसेस थे वो भी कम हो गए। तो भैया जो आरामको काफ़ी आराम से बैठ के तेल बेच रही थी उसको हो गया नुकसान। तो ये 20% का स्टेक जो कि करीबन कई हज़ारों करोड़ रुपए वाले में था, 15 बिलियन था, ठीक, 15 बिलियन डॉलर का था, ये जो है फिर इनको अभी कैंसिल करना पड़ गया है। और अपना रिलायंस जो है जामनगर में ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स भी बना रहा है। तो आरामको को लगा ये ज़्यादा ही कुछ जो है ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, तो ये चलो छोड़ते ही हैं यार, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित 56वीं डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई है। सिंपल सी ये चीज़ है। कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। कब हुई है? 20-21 नवंबर को हुई है, बस, ठीक। आपका जो है ये सारे यहाँ पे 62 डीजीपी आए हुए थे और कई सारे डीजी आए हुए थे आपके सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और सीपीओ के लखनऊ में। बस ये हुआ, मेन चीज़ है। यू स्टेट पीसीआर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। बस यहाँ पर जो स्मार्ट पुलिसिंग नाम से जो है मोदी जी ने 2014 में ये एक मंत्र दिया था कि पुलिस वालों, स्मार्ट पुलिसिंग जो अवधारणा है, संकल्प ये है, उसको जो है आप लोग अपनाओ, ताकि जो है आपका लोगों के अंदर पुलिस जो है, पुलिस का ऐसा नहीं देखना चाहिए कि पुलिस जो है कुछ गलत करने आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट पुलिसिंग कॉन्सेप्ट लाना चाहिए और उसी वजह से जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब आपका ये बदलाव आ सकेगा, पॉजिटिव बदलाव, संस्थागतकरण हो पाएगा, ठीक। प्राइम मिनिस्टर ने जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट के पुलिस मेडल भी यहाँ पे दिए, आईबी पर्सनल आईबी कौन हुए, इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को भी दिए, आईपीएस ऑफिसर भी थे कई सारे। ये सारी ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं। ये कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट यूनियन होम मिनिस्टर जी ने किया था और इसमें ट्रॉफीज़ भी दी गई 3 बेस्ट पुलिस स्टेशंस को। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन से 3 बेस्ट पुलिस स्टेशन थे, सर्च करिए, ठीक, करिए ये चीज़। वो 3 से बेस्ट पुलिस स्टेशन थे जिनको अभी ट्रॉफी दी गई है। और जो है सुप्रीम कोर्ट में केस आया था पुलिस रिफॉर्म से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी थी। वो केस था प्रकाश सिंह केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, अगर यहाँ पुलिस ज़्यादा हो रहा है तो पुलिस रिफॉर्म जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, यूपीएससी पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी थी, जैसे कि अगर आपको याद दिलाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक ही पुलिस का बंदा जो है उसके ऊपर वर्कलोड बहुत है, इन्वेस्टिगेशन भी करता है और जो है थाना भी संभालता है। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे बाहर आपने देखा होगा ना, अरे डिटेक्टिव आ रहे हैं, डिटेक्टिव अलग आ रहा है, पुलिस वाला अलग आ रहा है।
तो ये काम का विभाजन कर दो ताकि इसके ऊपर वर्कलोड हो जाए कम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो है हर जनसंख्या जो है 1000 या लाख पर कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए उसकी बात थी वहाँ पर, और इन लोग का टेन्योर की बात की। तो यहाँ पे 7 जो है गाइडलाइन थी, यहाँ पे रिकमेंडेशंस थी। कौन सा केस था? प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, ध्यान रखना। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आप लोगों के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस से संबंधित हेल्थ। अब आप अपना वैक्सीनेशन स्टेटस जान सकते हैं, बस सिंपल सी बात है। कोविन का डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, कोविन की वेबसाइट पे जाके उस पर आ जाता है ना, आपका OTP आता है, उसको आधार से आपने लिंक कर रखा है, वहाँ पे आपको दिखा देता है कि हाँ भैया पहला इंजेक्शन आज ठुका है, अगला इंजेक्शन कब ठुकेगा। ठीक, या फिर दोनों ठुक चुके हैं कि नहीं ठुके हैं, बस ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। सिंपल सा क्या स्टेटस है वो है। और अगर जब दोनों इंजेक्शन आपको लग चुके हैं, दोनों डोजेस लग चुके हैं, तो आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है कई जगह पे। अब देखो फिर से कोरोना यूरोप में, USA में बढ़ रहा है, मैंने बताया, प्लीज़ थोड़ा सा वो रखिए सावधानी। और ये सर्टिफिकेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपको दोनों जो है डोजेस लग चुकी हैं। और अब डोज के बाद अब मुझे लगता है शायद अभी बूस्टर भी आएगा, जरूर आएगा, देखना आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला यही है कि आप वेरीफाई कर दो सिटीजन वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। और जैसे कोई कंपनी वाला है, जैसे अभी TCS था या फिर पता नहीं इन्फोसिस था, उसने कहा कि अब बहुत हुआ, वर्क फ्रॉम होम खत्म, आओ ऑफिस आओ। ठीक, लेकिन ऑफिस में अब वो ये देख सकता है, इस एम्प्लॉयर जो नियोक्ता है इसके जरिए जाके देख सकता है कि हाँ भैया फला फला जो ABC हैं इनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। ठीक, तो वो वहीं से वो कह देगा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम मत आओ, तुम बेटा आराम से आना, तुम पहले जो इंजेक्शन लगवा लो तब आना, जो है बाद में आना। ये वाली चीज़ है, स्टेटस पता चल सकता है। ठीक, और ये ट्रैवल और इन सब में भी आसानी हो जाएगी अगर ये वाला स्टेटस पता चल जाए। क्योंकि देखिए फ्लाइट वाला जो है, आप बुकिंग कर रहे थे, उसने आपने कुछ उसको दिया कुछ कोड, तो उसने वहाँ चेक कर लिया, हाँ भाई गवर्नमेंट की तरीके तरफ से इसको ये दिखा रहा है कोविन प्लेटफॉर्म पे कि भैया हाँ इसको वैक्सीनेशन हो चुका है। आप अभी देखा गया है कई लोग जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बना लेते हैं ना, हाँ फिट है, उसी तरीके से दोनों डोज लग गई, ये भी नकली बनाने लग गए। तो इसलिए ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छा एक जो है इनिशिएटिव है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड फिशरीज डे। GS पेपर 3 इकोनॉमी के एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर संबंधित है। विश्व मत्स्य दिवस कहाँ पे मनाया गया? ये सब जो है सेलिब्रेट किया गया भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक, ओडिशा जो है पूरे भारत में चौथा लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक, 1 2 3 के बाद चौथा सबसे ज़्यादा ओडिशा वो जो है स्टेट है भारत का जो कि फिश को जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक, और पूरा अगर देखा जाए तो जितनी फिश प्रोड्यूस होती है उसमें से 2.33% जो है स्टेट इकोनॉमी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक, जो स्टेट की इकोनॉमी इसमें 2.33% जो है फिशरीज से ही आता है। वर्ल्ड फिशरीज डे जो है आपका कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। कहाँ भी बनाया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में 21 नवंबर को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। वही सब है कि क्या रिकॉग्नाइज ये किया था कि क्या कंट्रीब्यूशन योगदान किया गया है फिशर्स के द्वारा, और जो है ट्रेड में क्या क्या उन्होंने जो है योगदान सबने किया। थीम इस बार की ये है कि मिक्सचर है, फिशिंग इंडस्ट्री, नेचर, एनवायरनमेंट, सबको साथ में लेके चलो, ग्रेटर फोकस ऑन जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। पहला फिशरीज डे जो है आपका 15 में मनाया गया था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कई सारे अवार्ड जो है बांटे जाते हैं इस दिन। बालासोर ओडिशा जो है उसको बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट यानी जो है सर्वश्रेष्ठ जो है समुद्री जिला जो है घोषित किया गया है भारत में। बालासोर भुवनेश्वर, ठीक, भुवनेश्वर बालासोर ओडिशा में जो है ये बेस्ट मैरीन डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन भुवनेश्वर में ये मनाया गया था जो है विश्व मत्स्य दिवस। किस दिन होता है? 21 नवंबर को होता है। समझ में आ गई बात? तो ये बालासोर याद रखना, हो सकता है पूछ ले, UPSC भी पूछ सकता है ये वाली चीज़। आंध्र प्रदेश को बेस्ट मरीन स्टेट समुद्री जो है राज्य घोषित किया गया, और बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड जो है तेलंगाना को दिया गया। तो अगल बगल बांट लिया इन लोगों ने। ठीक है, ओडिशा में जो है बालासोर को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट समुद्री डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। अब बालासोर से ख़त्म ही हो पाए थे, बच ही पाए थे कि बालाघाट आ गया। बालाघाट जो है वो तो भैया मध्य प्रदेश में है, और उसको बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दिया गया है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है एक ट्रिक बन गई। ट्रिक ये है कि AP को जो है आपका समुद्र से जुड़ा हुआ है तो उसको जो है मरीन स्टेट दे दिया गया, और समुद्र से जो इनलैंड है वो तेलंगाना दे दिया गया। वहीं आप उड़ीसा में गए तो वहाँ पे बालासोर था,
तो आपको जो है वो मरीन वाला दे दिया गया सिटी डिस्ट्रिक्ट, और बालाघाट था इनलैंड में, उसको जो है आपका एमपी में इसको इनलैंड वाला बेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट अवार्ड दे दिया गया। बेस्ट हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है किसको दिया गया है डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, आपका त्रिपुरा को, एंड बनगाई गांव को है जो कि आसाम में। ठीक, ये चीजें यहाँ पर बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन है, त्रिपुरा है, जहाँ पे एक रुद्र सागर लेक है जो कि आपकी रामसार वेटलैंड है। ठीक, तो ये सारी जितनी भी रामसार वेटलैंड सब नए बन गए हैं, मैप में इसको जो है बना के याद करो, ये भी एक होमवर्क है आज आपका आप लोग का। और बोंगाई गांव जो है ये आसाम में जो है इसको डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे चीज समझ में आई ना, राज्य कौन सा राज्य, उत्तर पूर्वी और हिली, वो जो है त्रिपुरा है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो हिली भी है उत्तर पूर्वी का है, तो वो बंगाई गांव है आसाम में। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हम लोगों ने देखी। स्टेट में अगर देखा जाए तो समुद्र के पास में आंध्र प्रदेश है, आपका इंलैंड में आपका तेलंगाना है, उड़ीसा में बालासोर है, याद हो गया ना, अब बालासोर हो गया समुद्र के पास में। इंलैंड देखा जाए तो बालाघाट हो गया एमपी में। ठीक, अगर नॉर्थ ईस्ट में चले गए आप, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप गए तो आपका त्रिपुरा जो स्टेट है वो आपका हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आ गया मत्स्य वाले में त्रिपुरा। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो आसाम का बोंगाई गांव। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेकर 21 नवंबर को हुआ उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया विश्व मत्स्य दिवस। जो थीम थी वो जैव विविधता, वो बहुत सारी चीजें थी उसमें। खैर, तो अगला जो हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 1 से संबंधित है, सोशल इश्यूज अर्बनाइजेशन। इसमें बताया गया कि जो शहरी गरीब है उसकी जीवन प्रत्याशा को अगर आप कंपेयर करोगे जो शहरी अमीर है तो काफी कम है। मेन जो है वो 9 साल कम है और विमेन जो है वो 6 साल करीबन कम है। ठीक, करस्पॉन्डिंग फिगर फॉर द रिचेस्ट इन द अर्बन एरियाज। ठीक, भारत में 17 क्षेत्रीय जो है आपका गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से याला अभी अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें ये बताया गया कि भैया शहरी भारत में हेल्थ केयर इक्विटी जो है बात यहाँ पे हो रही थी कि आपका भारत के शहरों में स्वास्थ्य कमजोरियां और असमानताओं को पड़ताल करती है ये, और अमीरों लोग की तुलना में सबसे गरीब जो शहरी है भैया, मेन तो 9 साल और वुमेन 6 साल गरीब वो है, कम है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर जीवन प्रत्याशा। रिपोर्ट का नाम क्या बताया मैंने आपको, हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन एरिया। इक्विटी का मतलब समझते हो, इक्विटी और जो है ये शेयर मार्केट वाला इक्विटी नहीं है, शेयर वेयर नहीं है, इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क होता है। समझ भाई बात, ये इक्वालिटी ये होता है कि आप जो है आपको दवाई देनी है तो वैक्सीन देनी थी, तो इक्वालिटी है कि अगर 10 डोज आई, 10 लोग हैं वहां पे, तो 10 में एक एक सब पे बांट दी गई। लेकिन जो है इक्विटी ये कहेगा कि नहीं, जो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो है जिनको खतरा है उनको हम दवाई देंगे। ठीक, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कौन बनाता है, इक्विटी। लेकिन इक्वालिटी जो है समानता पे जाता है कि भैया चाहे जो किसी की स्थिति कुछ भी हो, अगर पैसा बांटना है तो एक लाइन में सबसे इंडिया का सबसे गरीब आदमी खड़ा है और एक लाइन में मुकेश अंबानी खड़ा है, और सबको अगर पैसे बांटने हैं 10-10 हज़ार रुपए तो ये मुकेश अंबानी को भी बांट देंगे। लेकिन जरूरत किसको ज्यादा है, गरीब को ज्यादा है। ये इक्विटी इंश्योर करेगा, लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक, तो ये चीज है। तो हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन एरियाज को इंश्योर करने के लिए रिपोर्ट निकाली गई है, और इसमें देखा गया है कि क्या असमानताएं हैं, क्या स्वास्थ्य की कमजोरियां हैं, उनको देखते हुए कि भैया हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, पहली बात तो अवेलेबल है, क्या जा सकते हैं, पहुंच है, और कॉस्ट जो हेल्थ केयर ऐसी तो नहीं कि पहुंच गए तो पैसे नहीं दे पा रहे हैं, इतनी महंगी दवाई। ठीक, और पॉसिबिलिटी क्या है कि फ्यूचर में भी ये सर्विसेज मिल पाएंगी, तो इन सब के लिए याली रिपोर्ट निकाली गई, अच्छी बात है। और जो है इंडिया देखा जाए तो दुनिया में इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक, उसका 1/3 मतलब 31.16 है वैसे अगर प्रिसाइसली देखा जाए। सेंसस याद किए हो कि नहीं किए हो, ठीक, सेंसस जो है याद करिए 2011 वाला, अभी तो वही डेटा चल रहा है। तो 31.16 है, और मतलब कम से कम करीबन 1/3 जो है शहर में रहती है, और उसका भी 1/3 अगर आप निकाल दो तो वो पुअर है आपका जो है शहर में। ठीक, और उस पुअर में भी जो है आपका जो है 9% 9 साल जो है कम है मेन में और 6 साल कम है वीमेन में।
और ये जो स्टडी करी गई कई सारी जो है जगहों पे की गई, मुंबई, बालाघाट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लखनऊ, और इसमें जो है एनालिसिस ये भी किया गया नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे। अभी कौन सा आया था लेटेस्ट? 5वां आया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे होता है, ये अलग सर्वे है। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे गवर्नमेंट कराती है, और जो ये ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिस सर्वे की, ये एनजीओ और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से कराया गया। तो नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे जो है, इसमें क्या क्या आता है? IMR, आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपका जो है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे मिलता है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि हम कितना आगे पहुँच रहे हैं SDG और इन सब गोल्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको कि नीति आयोग जो है कोऑर्डिनेट करता बताता है। ठीक है, UPPSC वाले जो मेंस का पेपर देने वाले हैं, नीति आयोग और SDI इंडेक्स जो है इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन इस बार। ठीक, अभी से ये टॉपिक लिस्ट में बना रहा हूँ, ये बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर ये सेंसस का डेटा, ये सारे डेटा को निकाल के और लोगों से पूछताछ करके ये निकाला गया है, कितनी जीवन प्रत्याशा कैसी क्या है, और वही सारी चीज़ें बोल बचाने वाली बातें हैं कि हम कम्युनिटी को, समुदाय को पार्टिसिपेशन चाहते हैं, और गवर्नेंस होना चाहिए, हेल्थ न्यूट्रिशन बढ़ाना चाहिए, नेशनल हेल्थ अर्बन हेल्थ मिशन अलग से होना चाहिए, जैसे नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन है ना, उसी के मतलब इंटेंसिटी के साथ साथ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी उसी तरीके से चलना चाहिए, बढ़िया तरीके से। ठीक, बेटर मैकेनिज्म होना चाहिए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये सारी बात यहाँ पे बताई गई। ठीक, कई जगह पे यहाँ पे ये बताया गया कि हेल्थ सेंटर अगर काउंट देखा जाए तो कई जगह पे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे ही नहीं जुलाई 2020 में, अगर देखा जाए अर्बन एरियाज में। तो लद्दाख में देखा जाए तो भाई साहब 100% कमी थी। ठीक है ना, 50% जो है आपका, कई शॉर्टफॉल जो है वो 100%, 50% से भी ज़्यादा थी 14 स्टेट और यूटीज़ में। तो लद्दाख में तो 100% का कमी थी, कुछ है ही नहीं वहाँ पे यार। तो ये वाली चीज़ है, और इसी साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है कुछ भी तो प्लीज़, ये आपका अपना चैनल है, आप लोग, आपको लिए मैं जो है डेली करंट अफेयर ला रहा हूँ, और आगे जाकर अभी कुछ जल्दी ही दिसंबर के मिड में मैं जो हूँ आपको डेली प्लान दिया करूँगा, डेली टारगेट्स, और उसका आपने 60% भी अगर आप रोज़ कंप्लीट करते ले गए, जैसे मैं अभी भी दे रहा हूँ, बस वो लिख के नहीं दे रहा हूँ, है ना, कि ये सुबह करंट अफेयर पढ़ो, फिर इसके बाद ये पढ़ो, लंच से पहले ये पढ़ना है, लंच के बाद ये करना, डिनर से पहले, डिनर के बाद ये पढ़ना है, वैसा नहीं दे रहा हूँ ना, लेकिन होमवर्क तो दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ, इसको करो अभी फिलहाल। ठीक है, तो जो है अगर आप लोग को पसंद आता हो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब करा के, कमेंट जरूर करना आंसर्स, क्योंकि ये आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज करवाता है। और टेलीग्राम के चैनल और ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए फिर से आपसे मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।